जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। ठीक 11 महीने पहले हमने पिछली 30 अप्रैल 2011 में दो टूक कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था। उस वक्त न सीएजी रिपोर्ट आई थी, नहीं किसी ने यह सोचा था कि इतना बड़ा घोटाला हो भी सकता है। हम आपको बता दें कि चौथी दुनिया अखबार ने इस घोटाले का पर्दाफाश 1 मई 2011 के अंक में ही कर दिया था, लेकिन उस वक्त इस घोटाले पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जिन्हें विश्वास भी हुआ तो आधा अधूरा। हमने आपको अप्रैल 2011 में जो बातें कही उस पर आज भी हम अडिग हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि यह कोयला घोटाला कम से कम 26 लाख करोड़ रुपए का है, और आज भी हम यही कह रहे हैं कि यह कोयला घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और जो सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई है उसमें घोटाले की रकम कम बताई गई है, क्योंकि यह घोटाला 10,70,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए का है। मजेदार बात यह है कि इस घोटाले के बारे में सभी पार्टियों को पहले से पता था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहीं। जब एक अंग्रेजी अखबार के हाथ सीएजी की प्राथमिक ड्राफ्ट रिपोर्ट लगी और उसे प्रकाशित कर दिया गया तो इस मामले ने तूल पकड़ा और संसद में शोर शराबा शुरू हो गया। लेकिन मीडिया अब भी कंफ्यूजन में है, तय नहीं कर पा रही है कि घोटाला ये है भी या नहीं है, और अगर घोटाला है तो फिर कितने रुपए का है। आपको हम दिखाते हैं इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की हकीकत, क्योंकि सीएजी जब अपनी रिपोर्ट देगी हमें पूरा विश्वास है कि 26 लाख करोड़ रुपए या शायद उससे ज्यादा की रकम वो अपनी रिपोर्ट में बताएगी, जिसका घोटाला हुआ है और जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। यह बात है 2006-2007 की, जब शिबू सोरेन जेल में थे और सरकार तेजी से कोयला खदानों को मुफ्त बांटने लगी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोयले की खानें सिर्फ 100 रुपये प्रति टन की खनिज रॉयल्टी के एवज में बांट दी गई। मतलब यह है कि पहले मुफ्त में खदानें दी गई, फिर इन खदानों से कोयला निकालने के बाद 100 रुपये के रेट से सरकार को पैसे मिलने का प्रावधान बनाया गया। ऐसा तब किया गया जब कोयले का बाजार मूल्य 1800 से 2000 रुपये प्रति टन के ऊपर था। जब संसद में इस बात को लेकर कुछ सांसदों ने हंगामा किया, तब शर्मसार होकर सरकार ने कहा कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में संशोधन किया जाएगा और तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं किया जाएगा। 2006 में ये बिल राज्यसभा में पेश किया गया और यह माना गया कि जब तक दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं देते और यह बिल पास नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कोयला खदान आवंटित नहीं की जाएगी। लेकिन यह विधेयक 4 साल तक लोकसभा में जानबूझकर लंबित रखा गया और 2010 में ये कानून में तब्दील हो पाया। इस दौरान देश के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया। संसद में किए गए वादे से सरकार मुकर गई और कोयला खदान बांटने का गोरख धंधा चलता रहा। असल में इस विधेयक को लंबित रखने की राजनीति बहुत गहरी थी। यह नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों की बहुत बड़ी साजिश है। इस विधेयक में साफ साफ लिखा था कि कोयले या किसी भी खनिज की खदानों के लिए सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर यह विधेयक 2006 में ही पास हो जाता तो 26 लाख करोड़ रुपए का नुकसान नहीं होता। सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को मुफ्त कोयला नहीं बांट पाती। इस समयावधि में लगभग 21.69 बिलियन टन कोयले के उत्पादन क्षमता वाली खदानें निजी क्षेत्र के दलालों और पूंजीपतियों को मुफ्त में दे दी गई। कुल 63 ब्लॉक बांट दिए गए। इन 4 सालों में लगभग 175 ब्लॉक आनन फानन में पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिए गए। वैसे बाहर से देखने में इस घोटाले की असलियत सामने नहीं आती, इसलिए हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस घोटाले से देश को कितना घाटा हुआ है। जो परिणाम सामने आया वो चौंकाने वाला था। दरअसल निजी क्षेत्र में कैप्टिव यानी संशोधित ब्लॉक देने का काम 1993 से शुरू किया गया। कहने को ऐसा इसलिए किया गया कि कुछ कोयला खदानें खनन की दृष्टि से सरकार के लिए
लिए आर्थिक रूप से कठिन कार्य सिद्ध होंगी, इसलिए उन्हें निजी क्षेत्र में देने की ठान ली गई। ऐसा कहा गया कि मुनाफे की लालसा में निजी उपक्रम इन दूरदराज की और कठिन खदानों को विकसित कर लेंगे तथा देश के कोयला उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। 1993 से लेकर 2010 तक 208 कोयले के ब्लॉक बांटे गए, जो कि 49.07 बिलियन टन कोयला था। इनमें से 113 ब्लॉक निजी क्षेत्र में 184 निजी कंपनियों को दिए गए, जो 21.69 बिलियन टन कोयला था। अगर बाजार मूल्य पर इसका आकलन किया जाए तो 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से इस कोयले का मूल्य 53,82,830.50 करोड़ रुपये निकलता है। अगर इनमें से 1250 रुपये प्रति टन काट दिया जाए, ये मानकर कि 850 रुपये उत्पादन की कीमत है और 400 रुपये मुनाफा, तो भी देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि यह घोटाला सरकारी फाइलों में दर्ज है और सरकार के ही आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं, इतिहास का सबसे बड़ा ये घोटाला है। अगर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देश के सभी घोटालों की मां है, तो जिस घोटाले की कहानी हम आपको बता रहे हैं और जिसका पर्दाफाश दो टूक ने और चौथी दुनिया अखबार ने किया था, वो देश में हुए अब तक के सभी घोटालों का पितामह है। देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। ये कोयला घोटाला इसी को कहते हैं। कोयले को काला सोना कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है, लेकिन सरकार ने इस हीरे का बंदर बांट कर डाला और अपने प्रिय चहेते पूंजीपतियों और दलालों को मुफ्त में दे दिया। एक जरूरी बात समझने की है कि देश में कोल माइनिंग को लेकर सरकार का रवैया कैसा रहा। 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए देश में कोल माइनिंग को निजी क्षेत्र से निकाल लिया और उनके एकाधिकार को तोड़कर सरकार के अधीन कर लिया, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। शायद इसी कारण देश में कोयले का उत्पादन दिनों दिन बढ़ता गया। आज ये 70 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 2009 में लगभग 493 यानी 493 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। सरकार द्वारा कोल माइनिंग का एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया। इस कारण अब कोयला नोटिफाइड रेट पर उपलब्ध है, जिससे कोयले की कालाबाजारी पर बहुत हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। लेकिन कैप्टिव ब्लॉक के नाम पर कोयले को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की सरकारी नीति से इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है और यह काम यूपीए सरकार की अगुवाई में हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इतिहास की सबसे बड़ी लूट का एक और सच। बस थोड़ा सा इंतजार, हम अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दो टूक और चौथी दुनिया ने एक साल पहले जिस कोयला घोटाले का पर्दाफाश किया था उसे सीएजी की रिपोर्ट ने सही ठहराया है। 2006 में कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर संसद में हंगामा हुआ था। इसके बाद सरकार ने संसद और लोगों को गुमराह करने का काम किया। सरकारी विधेयक लाने की बात कही गई जिसके तहत ये नीलामी की जा सकेगी, लेकिन यह विधेयक 4 साल तक लोकसभा में लंबित रखा गया ताकि सरकार के जिन निजी खिलाड़ियों के साथ शायद काले संबंध हैं उन्हें इस दरमियान कोयले के ब्लॉक जल्दी आवंटित कर इस किस्से को खत्म कर दिया जाए। इसमें कितनी रकम का लेन देन हुआ होगा यह जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अनियमितताएं यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस घोटाले से जुड़े कई सवाल हैं। सरकार की नीयत पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इनसे कई सारी गलतियां हुई हैं। एक तो मामला मुफ्त में कोयला खदान को देना और दूसरी कि जिन कंपनियों को कोयला खदान दिया गया
उन्होंने सारे कानूनों को ताक पर रख दिया। इस घोटाले में कई सरकारी नियमों को ताक पर रखा गया। ऐसे नियमों और शर्तों की अनदेखी की गई जिन्हें किसी भी सूरत में अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसी एक शर्त है कि लाइसेंस मिलने के एक तय अवधि के बाद खनन शुरू हो जाना चाहिए। जिन खदानों में कोयले का खनन सतह के नीचे होता है, उनमें आवंटन के 36 माह बाद खनन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। यदि खदान ओपन कास्ट सिस्टम किस्म की है तो ये अवधि 48 माह की होती है। अगर खदान जंगल में है तो ये अवधि 6 महीने बढ़ा दी जाती है। नियम के मुताबिक इस अवधि में काम शुरू नहीं होता है तो खदान मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। इस प्रावधान को इसलिए रखा गया है ताकि खदान और कोयले का उत्खनन बिचौलियों के हाथ न लगे, जो सीधे सीधे तो कोयले का काम नहीं करते बल्कि खदान खरीद कर ऐसे व्यापारियों या उद्योगपतियों को बेच देते हैं जिन्हें कोयले की जरूरत है। इस गोरख धंधे में बिचौलिए मुंह मांगे दामों पर खदानें बेच सकते हैं। सरकार ने ऐसी किसी खदान का लाइसेंस रद्द नहीं किया जो इस अवधि के भीतर उत्पादन शुरू नहीं कर पाई। क्या खदान मालिकों पर इस देश का कानून लागू नहीं होता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खदानें बिचौलियों को आवंटित की गईं ताकि उन्हें आगे चलकर उद्योगपतियों को आसमान छूती कीमतों पर बेच सकें? यदि सरकार और बिचौलियों के बीच साठगांठ नहीं थी तो ऐसा कैसे हो गया? 2003 तक 40 ब्लॉक बांटे गए थे, जिनमें अब तक सिर्फ 24 ने उत्पादन शुरू किया है, तो बाकी 16 कंपनियों के लाइसेंस खारिज क्यों नहीं किए गए? 2004 में 4 ब्लॉक बांटे गए थे जिनमें आज तक उत्पादन नहीं हो पाया। 2005 में 22 ब्लॉक आवंटित किए गए जिनमें आज तक केवल 2 ब्लॉकों में ही उत्पादन शुरू हो पाया है। इसी तरह 2006 में 52, 2007 में 51, 2008 में 22, 2009 में 16 और 2010 में 1 ब्लॉक आवंटित हुआ, लेकिन 18 जनवरी 2011 तक की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी ब्लॉक उत्पादन शुरू होने की अवस्था में नहीं है। पहले तो बिचौलियों को ब्लॉक मुफ्त दिए गए, जिसके लिए माइंस और मिनरल एक्ट में संशोधन को लोकसभा में 4 साल तक रोके रखा गया। फिर जब इन बिचौलियों की खदानों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो भी इनके लाइसेंस रद्द नहीं किए गए। सरकार और बिचौलियों एवं फर्जी कंपनियों के बीच क्या साठगांठ होने की आशंका बढ़ जाती है? अगर ऐसा न होता तो आज 208 ब्लॉकों में से सिर्फ 26 में उत्पादन हो रहा है। ऐसा न होता। सरकार कहती है देश को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। देश में ऊर्जा की कमी है, इसलिए अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन होना चाहिए। इसी उद्देश्य से कोयले का उत्पादन निजी क्षेत्र के लिए खोलना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक तरफ विकास का नारा देकर जनता को गुमराह किया और दूसरी तरफ देश की सबसे कीमती धरोहर बिचौलियों और उद्योगपतियों के नाम कर दी। सवाल अब ये है कि इन कंपनियों में ऐसी क्या खास बात है कि ये कानून भी तोड़ते हैं फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, या फिर इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन कंपनियों को कोयला निकालना ही नहीं था तो उन्होंने इन खदानों के ऊपर कब्जा क्यों जमा लिया? पिछले 1 महीने से सरकार ये कह रही है कि देश में कोयले की कमी है। हकीकत ये है कि इस घोटाले में जितना कोयला निजी कंपनियों को दिया गया है वो अगले 50 साल तक के बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये घोटाला एक साजिश के तहत किया गया है। इस घोटाले को अधिकारी, नेता और पूंजीपतियों की साठगांठ के जरिए अंजाम दिया गया है, जिसमें देश का कोयला मुफ्त में बांट दिया गया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस साजिश पर से पर्दा उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई सीपीएम इस घोटाले पर अब तक चुप रहे। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज की सबसे बेहतरीन प्रतिक्रिया पिछले एपिसोड पर किसने भेजी है और किसने 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर जीता है। आज की विनर श्रीमती स्नेह किरण है, जिन्होंने पिछले एपिसोड में ये लिखा, अपनी प्रतिक्रिया दी कि आज देश में विचारधाराएं हैं, संविधान है, सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वो है सही आदमी और सही नेतृत्व। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सही आदमी को आगे
नहीं लाना चाह रहा, न ला पा रहा है। साथ ही उनका मानना है कि लोगों को देश की समस्याओं से मुंह मोड़कर भागना इसका समाधान नहीं है। इससे जूझना और सही उम्मीदवार का चयन करना ही इसका स्थायी और टिकाऊ इलाज है। जनता अपनी जिम्मेवारी समझे, मूक दर्शक न बने। इस प्रतिक्रिया के लिए श्रीमती स्नेह किरण को 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर मिलता है। आज के सर्वोत्तम प्रतिक्रिया को डेली मल्टीमीडिया की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया 562635 पर एसएमएस कीजिए। एसएमएस करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में DT टाइप करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें। साथ ही अपना पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। आज हम बात कर रहे हैं कोयला घोटाले की, जो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। देश की खनिज संपदा, जिस पर 120 करोड़ भारतीयों का समान अधिकार है, उस संपदा को इस सरकार ने मुफ्त में अनैतिक कारणों से प्रेरित होकर बांट दिया। अगर इसे सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाकर बांटा जाता तो भारत को इस घोटाले से हुए 26 लाख करोड़ रुपए के राजस्व घाटे से बचाया जा सकता था और यह पैसा देशवासियों के हित में खर्च किया जा सकता था। महाराष्ट्र के माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी इस प्रक्रिया के चलते कोल इंडिया से कुछ ब्लॉक मुफ्त ले लिए। ये ब्लॉक थे अगरझरी, बरोरा, मार्की, जामनी, अदकुली और गोरे पेलम आदि। बाद में कॉरपोरेशन ने उक्त ब्लॉक निजी खिलाड़ियों को बेच दिए, जिससे उसे 750 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यह भी एक तरीका था जिससे सरकार इन ब्लॉकों को बेच सकती थी, लेकिन ब्लॉकों को तो मुफ्त ही बांट डाला गया। ऐसा भी नहीं है कि बिचौलियों के होने का सिर्फ कयास लगाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की एक कंपनी जिसका कोयले से दूर दूर तक लेना देना नहीं था, ने कोयले के एक आवंटित ब्लॉक को 500 करोड़ रुपए में बेचकर अंधा मुनाफा कमाया। मतलब ये कि सरकार ने कोयले और खदानों को दलाल पथ बना दिया, जहां पर खदानें शेयर बन गई, जिनकी खरीद फरोख्त चलती रही और जनता की धरोहर का चीरहरण होता रहा। अगर इस साल के बजट को भी देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र को 1,60,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। मूल ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 2,14,000 करोड़, रक्षा मंत्रालय को 1,64,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत का वित्तीय घाटा लगभग 4,12,000 करोड़ रुपए का है। टैक्स से होने वाली आमद 9,32,000 करोड़ रुपए है। 2011-12 के लिए कुल सरकारी खर्च 12,57,729 करोड़ रुपए है। अकेले यह कोयला घोटाला 26 लाख करोड़ रुपए का है। मतलब ये कि 2011-12 में सरकार ने जितना खर्च देश के सभी क्षेत्रों के लिए नियत किया है, उसका लगभग 2 गुना पैसा अकेले मुनाफाखोरों, दलालों और उद्योगपतियों को खैरात में दे दिया गया। मतलब यह कि आम जनता की 3 साल की कमाई पर लगा टैक्स अकेले इस घोटाले ने निगल लिया। मतलब यह है कि इतने पैसों में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था को आगामी 25 साल तक के लिए सुसज्जित किया जा सकता था। मतलब ये कि देश के मूल ढांचे को 1 साल में ही चाक चौबंद किया जा सकता था। सबसे बड़ी बात ये कि वैश्विक मंदी से उबरते समय हमारे देश का सारा कर्ज चुकाया जा सकता था। विदेशी बैंकों में रखा काला धन आजकल देश का सिरदर्द बना हुआ है। बाहर देशों से अपना धन लाने के पहले इस कोयले घोटाले का धन वापस जनता के पास कैसे आएगा? हम बड़े दर्द और अफसोस के साथ इस घोटाले के बारे में आपसे बात कर रहे थे, इसलिए क्योंकि इस घोटाले की जांच हो, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आप ये समझें, और हमारा निवेदन है कि सरकार भी समझे और राजनीतिक दलों के लोग भी समझें कि वो अगर नहीं चेतते हैं और सही ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं
देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करते हैं तो थोड़े दिनों में ऐसा वक्त आएगा कि लोग राजनीति में काम करने वाले लोगों को, सभी लोगों को एक तरह का दलाल समझने लगेंगे, इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 26 लाख करोड़ की रकम कितनी होती है इसका अंदाजा लोग नहीं लगा पा रहे हैं। मैं उन्हें यह भी नहीं बता पा रहा हूं कि कितने प्राइमरी स्कूल, कितने ट्यूबवेल, सिंचाई के कितने साधन, पीने के पानी का कितना साधन, कितने राज्य, कितने गांव के लिए इस 26 करोड़ रुपए, 26 लाख करोड़ रुपए से बनाया जा सकता था। मेरे पास बतलाने के लिए शब्द नहीं है, शायद समझने के लिए आपके कान भी तैयार नहीं है। इसलिए अनुरोध उन विपक्षी दलों से है जो सरकार के ऊपर हमेशा उंगली उठाते हैं, और अनुरोध प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी है कि आपकी छवि ईमानदार प्रधानमंत्री की छवि है। अब आपसे लोग अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी ही सरकार में हुए घोटालों के खिलाफ सर ऊंचा करके खड़े हो जाएं और कहें कि अब मैं ऐसी किसी स्थिति को सहन करने वाला नहीं हूं। यही देश के लोग चाहते हैं। और अगर राजनीतिक दल, जिन्हें हम विपक्षी दल कहते हैं, अगर सवाल नहीं उठाते हैं और घोटालों की जानकारी देने के बावजूद, क्योंकि हमने उनको जानकारी साल भर पहले दी थी, वो खामोश रहते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हम ये न माने कि इनका भी हाथ है और इनकी आवाज को बंद करने के लिए, इन्हें चुप रखने के लिए उन कंपनियों ने, जिन्होंने सरकार को धोखा दे करके कोयला घोटाला किया, उन्होंने विपक्षी दलों को मुंह बंद रखने के लिए भी पैसा दिया होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 26 लाख करोड़ का घोटाला हुआ नहीं होता। और सीएजी की शुरुआती जांच के बाद अंग्रेजी अखबार ने जब घोटाले का पर्दाफाश किया तो दिखाने के लिए संसद में जलजला ना आया होता। जलजला तो आ रहा है, लोगों के मन में आ रहा है, इस देश के आम आदमी के मन में आ रहा है, उन सब लोगों के मन में आ रहा है जो इस राजनीतिक दायरे से बाहर इस देश के इंसान हैं, जो और इस मुल्क से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मुल्क के लिए जीना चाहते हैं, मुल्क के लिए मरना चाहते हैं। मैं राजनीतिज्ञों को सिर्फ एक बात बता दूं, अगर इतना बड़ा घोटाला हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ होता तो वहां अब तक क्या हो चुका होता, जरा अंदाजा कीजिए। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।